2011 में एक कह सकते हैं कि दुर्घटना मेरे साथ हुई, जिस कारण से मेरा रेटिना डिटैचमेंट हो गया। काफ़ी राज्य से भी सम्मान मिला हुआ है, उत्तराखंड सरकार से भी सम्मान मिला हुआ है और बहुत सारी जगह से सम्मान मिला हुआ है। ऑयल ने जो है पूरा रेटिना ही पकड़ लिया था। वो ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसकी लेयर निकाल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में रेटिना भी वापस निकल रहा था। समय के बाद ऑटोमेटिकली वो विज़न पूरा का पूरा लॉस हो गया। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, बहुत सारे बच्चे चुके हैं, 25-25 साल के हो सके, 30-30 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाते, अपने आप से खुद से खाना नहीं खा पाते। रीज़न क्योंकि कभी करने ही नहीं दी, जिस कारण से उनके हैंड मूवमेंट्स नहीं है, और जो एक सिंगल डिसेबिलिटी थी वो आज मल्टीपल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है। सो देखिए, डीएस में आपका स्वागत है फिर से एक पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों को आपसे मिलाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं या बहुत कम टाइम में अचीव किया है या बहुत मुश्किलों से अचीव कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। तो ऐसे में आज हमारे साथ हैं मेरे पुराने दोस्त भी हैं, जिनका नाम है अमित सिंह नेगी, जो पूरी तरीके से एकदम ब्लाइंड है और ऑलमोस्ट ये जो है 2000 आप कौन सा टाइम 11 में 2011 में जो है ये बिल्कुल इनकी आंखें बिल्कुल चली गई थी और ऑलमोस्ट के बिल्कुल ही देख नहीं पाते हैं। और इनको लाने का मेरा जो एम है वो ये है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं। और काफ़ी अगर आगे चल के हम देखेंगे कि काफ़ी राज्य से भी सम्मान मिला हुआ है, उत्तराखंड सरकार से भी सम्मान मिला हुआ है और बहुत सारी जगह से सम्मान मिला हुआ है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे और समझेंगे कि पहले इनके बारे में जानते हैं कि कौन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इनकी आंखें चली गई, कैसे फिर उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो स्वागत करते हैं अमित जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बिल्कुल सर। विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले DSOM की पूरे परिवार की ओर से और पूरे परिवार को मेरा शुभ अभिवादन, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास जी का कि उन्होंने मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाया और बताने के लिए कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और मेरे परिचय के बारे में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम, जैसे कि विकास जी ने बताया, अमित सिंह नेगी है और मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। मैं पहले दृष्टिबाधित नहीं था। 2011 में एक कह सकते हैं कि दुर्घटना मेरे साथ हुई, जिस कारण से मेरा रेटिना डिटैचमेंट हो गया और मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया। और ऐसा नहीं है, कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आपने इलाज नहीं कराया, तो बहुत इलाज कराया और 2-3 बार मेरे आई ऑपरेट्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिज़ल्ट हाथ में नहीं मिला। तो फाइनली 2011 में मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया था, जिस कारण से जो है आज की डेट में अगर बोलें कि मेरे को हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं इनको शायद थोड़ा बहुत दिखता होगा, जिस कारण से काम कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पूर्ण रूप से ही दृष्टिबाधित हूँ। मुझे कुछ भी, यहाँ तक कि एक लाइट का भी आभास नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इस चीज़ को। जी अच्छा, तो ये बताइए, मतलब आप देख सकते हैं कि 2011 के इंसिडेंट के बाद काफ़ी ऑपरेशन कराने के बाद भी बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है। मैं भी सम टाइम पूछता रहता था कि जैसे भी हमारी लास्ट टाइम टॉक हुई थी, तो मैंने पूछा कि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है, जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो थोड़ा लाइट का दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, तो नहीं हो पाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने पहली बार ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको पहले से आइडिया था कि कंप्लीटली, मतलब ऐसा कुछ आइडिया होता है ना कि एक मन में डर बैठ जाता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। और फिर 2011 में जब ये ब्लाइंडनेस आई तो इंस्टेंट कितना टाइम लगा इसको आने में, मतलब कंप्लीट एकदम से आ गई या 2-3 साल लगे आने में? जी नहीं, थोड़ा सा देखो सर, जब रेटिना डिटैचमेंट होता है तो क्या होता है कि इंसान थोड़ी कोशिश करता है कि डॉक्टरों को दिखा लें, थोड़ा सा हो सकता है कि ऑपरेट करा लें और ऑपरेट कराने से थोड़ा सा विज़न आ जाए, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है ना। मैंने भी ऑपरेट कराया, दिल्ली एम्स से मेरा इलाज चला और फर्स्ट ऑपरेट हुआ तो मेरा विज़न बहुत अच्छे लेवल पे वापस आ गया था। लगभग 90% मेरा विज़न वापस आ गया था, जो साल भर रहा। फिर फिर वापस रेटिना डिटैचमेंट का फिर से इशू आ गया था। फिर वो लेज़र ट्रीटमेंट से भी इलाज हुआ। फिर लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब ट्रीटमेंट होते हैं रेटिना के, तो एक सिलिकॉन ऑयल होता है जो आँखों के अंदर डाला जाता है, तो ताकि जो अपना रेटिना है वो थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर रहे और वो अपना काम करते रहे। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको 6 मंथ या 1 ईयर के बाद उसको निकाल दिया जाता है दोबारा से ऑपरेट करके। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि वो 6 मंथ के बजाय डॉक्टर ने कहा था कि आपका 1 ईयर के बाद निकालेंगे, क्योंकि आपका विज़न ठीक है, आप ठीक से कर रहे हो, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं रेटिना ठीक ठाक रहे, तो उसके लिए आफ्टर 1 ईयर निकालें। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया था कि आफ्टर 1 ईयर निकालने के बाद तो रेटिना ने जो ऑयल था, जो उसमें ऑयल डला हुआ था, उस ऑयल की कुछ लेयर्स बन गई थी। जिससे नॉर्मली आपने देखा होगा हम कहीं पर ऑयल रख लेते हैं,
ठीक है ना, घर पे ही जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल होता है, कुछ भी होता है, तो एक लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, मोटी 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 परत सी उस पर बन जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होने लग गया था। तो इंटरनल आँखों के अंदर ही उसने क्या करा कि अपनी मोटी सी एक लेयर बना ली, और उसी लेयर ने मेरे रेटिना को पकड़ लिया चारों तरफ से, और उससे मेरे एक तो रोशनी, एक तो धुंधलापन आ गया। एक दो बार उसको लेज़र कटिंग से काटा गया, फिर वापस विज़न आ गया, लेकिन उतना बेहतर रिजल्ट नहीं था। तो लेकिन फिर जब लास्ट टाइम फिर डॉक्टर ने कहा हमें पूरा ऑयल निकालना पड़ेगा दोबारा से, और फिर हम देखेंगे, लेकिन वो मैं समझता हूँ शायद बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। लेट इन ऑफ सेंस कि ऑयल ने जो है पूरा रेटिना ही पकड़ लिया था। वो ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसकी लेयर निकाल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में रेटिना भी वापस निकल रहा था। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक समय के बाद ऑटोमेटिकली वो विज़न पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो 2011 में, हाँ 2000 के मतलब ये 1 ईयर में ही सब कुछ हो गया। हाँ, बस ये मन के चलो 2009 से ट्रीटमेंट चालू हुआ, फिर 10 में पहला ऑपरेट कंप्लीट होके फिर वो लगा सेकंड ऑपरेट 2010 में हुआ, लेकिन 11 में आते आते पूरा ही विज़न लॉस हो गया। यानी 2 साल के अंदर कह सकते हैं कि ये पूरा विज़न निकल गया। अच्छा जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे रेटिना आपका लॉस हो गया, फिर जैसे होता है ना कि विजन लॉस हो गया। जी जी। तो जैसे अभी आपका विजन लॉस हो गया, तो फिर उसके बाद आप किस एज में थे और पढ़ाई क्या चल रही थी, तो वो आगे कैसे कंटिन्यू हुई थी? जी जी। मैं बताना चाहूँगा, देखो जब मैं छोटा था और 2006 में 15 जून 2006 को मैं 13 साल का था तकरीबन, मेरे फादर उस समय पे 15 जून 2006 को जो है एक रोड एक्सीडेंट में उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो जिस कारण से कहते हैं कि हम एकदम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और अपनी ये कह सकते हैं कि एजुकेशंस को भी करने के लिए हमारे पास उस तरीके से नहीं था कि हम कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि छोटा भाई उस समय 2.5 साल का था, बड़ा भाई ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ रहा था और बड़ी बहन भी पढ़ रही थी। तो उस समय पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दूसरा क्या था, सेम डे, क्योंकि 15 जून को ही मेरे फादर को उस दिन PWD डिपार्टमेंट के द्वारा परमानेंट लेटर मिला था कि उनको परमानेंट नियुक्ति मिलेगी, और वो 1 जुलाई को उनको परमानेंट होना था। लेकिन वो 15 दिन के गैप के कारण से मेरी मदर को जब ज्वाइनिंग मिली तो उनको भी परमानेंट नहीं मिली, एज ए वर्क चार्ज के रूप में मिली, एज ए डेली बेसिस के रूप में मिली। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगा, बड़ी लड़ झगड़ के 6 महीने के बाद फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मदर को जॉब मिली। तो उस समय पे फिर कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा नहीं घर को कैसे चलाना है, क्या करना है। तो फिर मैंने उस समय पे डाकपत्थर में ही एक STD बूथ में, सबसे पहली जॉब मेरी थी वो STD बूथ की थी सर। मैं 13 साल का था उस समय पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कि अब जब इतना कुछ हो ही गया तो कुछ और कर लेते हैं साथ साथ में। तो STD बूथ पे काम किया, 800 रुपये मुझे वो सैलरी देते थे उस समय पे। साथ साथ में उसी में एक पैथोलॉजी लैब को भी किसी ने जो है साथ में रखा था, उसमें मुझे सैंपल कलेक्शन के लिए कहा था, तो वो भी मुझे 800 रुपये उसके देते थे। तो दोनों मिला के मुझे 1600 रुपये वो मिल जाते थे, और उसी से हम अपना घर का एक चलाना शुरू किया था। और साथ में मुझे उस समय पे चाय और समोसा 5-5 रुपये का आया करता था। तो मुझे वो चाय और समोसे के लिए भी एक रिफ़्रेशमेंट के रूप में 10 रुपये दिया करते थे, और सैंपल को क्योंकि विकास नगर लेके जाना पड़ता था लैब सेंटर में, तो 10 रुपये मुझे वो आने जाने का किराया देते थे। यानी वो 20 रुपये मुझे रोज़ का, एक 10 रुपये STD बूथ की तरफ से और 10 रुपये मुझे पैथोलॉजी लैब की तरफ से मिलते थे। तो मैं डेली की तरीके से कि हम अपना वो कर सकें उसको। लेकिन मैं ना मैं चाय पीता था, ना मैं समोसा खाता था, और ना ही मैं बस से जाया करता था कि मैं सेंटर मैं साइकिल से ही जाता था, ताकि वो 10-20 रुपये बच जाएँ। तो वो बचाते हुए भी, ताकि क्योंकि घर में ऑलरेडी जिम्मेदारियाँ बहुत थी, क्योंकि रेंट का मकान था, हर चीज़ जो है पैसों से ही आनी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि किराया भी देना था, दूध भी था, छोटा भाई भी था, छोटे भाई का स्कूल भी था। तो वो सारी कंडीशंस देखने को मिली थी। तो उनको पूरा करते हुए 6 महीने बाद मदर को जॉब मिली, तो उनको भी हार्डली 2,500 रुपये उसमें सैलरी मिलती थी। तो दोनों मिला के हम कमा रहे थे, तो लगभग 5-1 हज़ार हम लोग कमा लेते थे, और उसी से जो है अपना घर का गुजारा चला रहे थे। उसके बाद मेरी उस समय पे एजुकेशन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 10th किया था 2007 में। वो भी ये मान के चलिए कि क्योंकि स्कूल जाने की स्थिति नहीं थी, तो मैंने प्राइवेट ही स्कूल पढ़ा, और प्राइवेट इन ऑफ सेंस कि मैंने प्राइवेट फॉर्म भरे 10th के, वो भी GIC इंटर कॉलेज डाकपत्थर से। और उस समय पे एक कंडीशन हुआ करती थी उत्तराखंड बोर्ड की कि अगर आपको प्राइवेट एडमिशन चाहिए तो उसमें आपको अपना क्या बोलते हैं 1 साल आपका फेल होना अनिवार्य था। तो अब मेरे साथ कंडीशन थी, मैं फेल तो था नहीं, तो फिर लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे उस फॉर्म को भरने के एक्स्ट्रा पैसे मांगे।
अच्छा। कि आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मेरे पास तो हालांकि पैसा नहीं था, तो फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से मांगा, कुछ कहीं से मांगा, कुछ कहीं से मांगा, तो ऐसे करते करते उसको पूरा किया। तो आप ये समझ लीजिए मैंने 10th भी ना तो कोई स्कूल देखा ना कोई ट्यूशन देखा। उस समय मेरे पास 10th को पास करने के लिए एक सिंगल बुक थी, उसको बोलते हैं ऑल इन वन गाइड, पहले आया करती थी, आज भी आती है। तो ऑल इन वन गाइड से ही मैंने 10th पढ़ के दुकान पे ही बैठ के मैं पढ़ता था पैथोलॉजी लैब में और स्टडी बूथ में, तो वहीं पे बैठ के ही मैं पढ़ रहा था और उसी से ही मैंने अपना 10th पास आउट किया। फिर मुझे लगा कि चलो यार 10वीं पास हो गया तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर ऐसे ही करते करते दुकानों पे रहा। फिर मेरे अगल बगल में कुछ और दुकानें थी, जैसे कि टेलरिंग शॉप था और फर्नीचर का शॉप था, तो वहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप किया। मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था फिज़िक्स, तो मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता था और मैंने फिज़िक्स में मुझे मॉडल्स बनाना बहुत पसंद थे, रिपेयरिंग करना बहुत पसंद था। तो मैंने धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक का काम और सीखने की कोशिश करी। उस समय पे टेप रिकॉर्डर्स और सीडी डीवीडी प्लेयर्स आए थे, तो उनकी रिपेयरिंग करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से करना। इलेक्ट्रिकल में मुझे दीपावली का डेकोरेशंस करना बड़ा पसंद था, तो मैं वो करने भी जाता था, लोगों के घर पे जाता था, उसका पेमेंट मुझे मिलता था। फिर साथ में टेलरिंग शॉप में मैंने लेडीज़ जेंट्स का टेलरिंग का काम भी सीखा। साथ में फर्नीचर था तो फर्नीचर का काम भी सीखा। मैंने कहा चलो कम से कम स्किल्स रहेंगे तो कहीं ना किसी काम पे आएंगे हमारे। फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। फिर एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे काम किया, तो उसमें भी ये था कि लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करना था, क्योंकि वो एक टाइम था जिस समय पे कंप्यूटर एक अच्छी पकड़ बना रहा था मार्केट पे। तो लोगों को अवेयर किया। भले उस समय मेरे को खुद कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, ना मेरे पास था, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए कि कंप्यूटर को आप यूज़ करें, कंप्यूटर को जानें थोड़ा सा, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम कर रहा था। तो उसके साथ साथ पे उसको करते करते ही मैं जो है मेरे साथ एक घटना घटी और मैं 2011 में आके टोटली ब्लाइंड हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें मतलब आप फैमिली कंडीशन की वजह से मतलब काम में लगे हुए जी, रहते थे, जी, लेकिन ये कि 2011 में आते थे, फिर ये विजन लॉस भी हो रहा जी, है जी, और फिर इस दौरान मतलब जो सीखा है तो एक तरह का ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, जी, जी, तो वो अब बिना देखे तो कैसे होगा। जी, 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 बिल्कुल, वो चैलेंजेस अब लगने लगे बिल्कुल, कैसे हो बिल्कुल, रहा है। जी, जी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर रहे थे आप उस दौरान, मुझे ऐसा लग रहा जी, है जी, जी, कि हर चीज़ ही कर रहे हो ट्राई। जी, जी, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने प्लम्बिंग का काम भी सीखा। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम सीखे कि भाई ठीक है, अपने पास आना चाहिए, हर चीज़ हम लोगों को सीखना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशंस जी, 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 बिल्कुल, नहीं है और घर में सपोर्ट भी करना जी, है, जी, ये भी जी, देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद जब मैं ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड होने के बाद अब फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बैठ हम सकते नहीं हैं। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मेरे साथ ये घटना घट सकती है तो ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ घटना घटती होगी। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा कि पहले अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अपना 12th अपना CBSE बोर्ड से अपना प्राइवेट फॉर्म भरा अगेन उसका, और वहाँ पे मेरा 82% बना और मैंने 12th पास आउट किया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे और आगे करना चाहिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन भरा DAV PG कॉलेज देहरादून से, फिर वहाँ पे मेरा पास आउट हो गया मैं। उसके साथ साथ में मैंने अपना जो NIVH है, अब तो उसका नाम NIPVD हो गया, इसको हम ब्लाइंड स्कूल के नाम से भी जानते हैं देहरादून में। तो वहाँ से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो ऑफिस मैनेजमेंट का जब कोर्स किया तो उस समय पे मुझे पता चला कि नहीं, हम बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं। मैं अवेयर नहीं था ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में। तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने वहाँ पे, मैं पहला स्टूडेंट था उस स्कूल का, उस ट्रेनिंग सेंटर का, जहाँ पे मैंने जब ये कोर्स किया तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पे दिए थे। अच्छा। तो उनको लगा कि नहीं यार, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, ब्लाइंड पर्सन्स को एक फैसिलिटी मिलती है, उसको बोलते हैं स्क्राइब फैसिलिटी। कि आप अपने साथ अगर चाहें तो एक राइटर के रूप में किसी को लेके जा सकते हैं, जो कि आपको वो क्वेश्चन पेपर बोलेगा, क्वेश्चन सुनाएगा, आपको उसको आंसर बोलना है, फिर वो राइट करेगा। ठीक है ना, ऐसा एक फैसिलिटी मिलता है। लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं अगर कंप्यूटर मुझे सिखाया जा रहा है और मैं सीख रहा हूँ तो क्यों ना मैं एग्ज़ाम भी अपना कंप्यूटर पे दूँ। तो मैंने अपने आप ही कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम लिखे, कंप्यूटर पे दिया। तो बहुत अच्छा लगा, खुद को कॉन्फिडेंस एक आया कि नहीं यार, हम कर सकते हैं। तो मेरे जो कंप्यूटर टीचर थे राजेंद्र सिंह नेगी जी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार अमित, तुम कंप्यूटर पे अच्छा कर रहे हो, तो क्यों ना तुम कंप्यूटर पे थोड़ा सा अपने कैरियर को आगे बिल्डअप करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने बोला आप मुझे बता दीजिए मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप कंप्यूटर पे ना थोड़ा सा और कोर्सेज़ वगैरह करने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश करना कि यहाँ से मत करना। आप जब बाहर से करोगे, एक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा कि साइटेड फील्ड में क्या कंपटीशन है, जो लोग देख पा रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे हो, तो उनसे आप कैसे एक कंपटीशन पे आ सकते हो। तो फिर मैंने सर उस समय एक कोर्स चलता था डोएक का O लेवल। अच्छा। अब तो उसका नाम नाइलेट हो चुका है। ठीक है, जब मैं कर रहा था उस समय पे नाइलेट हो चुका था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ से मैंने O लेवल किया और मैं पहला स्टूडेंट था जो पूरे बैच में अकेला ब्लाइंड था
और जिसने उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एक ही बारी में पूरे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। उत्तराखंड का टॉपर रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा। और उसी के बिहाफ में फिर मुझे जब मैंने ये कंप्लीट कर दिया, साथ साथ में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशंस का एक कोर्स होता है NCBT का, कोपा का, तो वो भी मैंने साथ साथ में किया था। तो उसमें मेरा अच्छा परसेंटेज बना, 72% बना तकरीबन, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। इधर से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो एजुकेशन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी अपने लेवल पे, तो फिर उसी के बिहाफ पे मेरे को NIVH की तरफ से उसी ट्रेनिंग सेंटर से, जहाँ से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट किया, तो वहीं पे एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी करके। तो 6 मंथ का वो कोर्स था बच्चों के लिए। तो उसमें मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मौका मिला पढ़ाने का। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। वहाँ पढ़ाया मैंने, 3 बैचेस पढ़ाए, और स्टार्टिंग के 3 बैचेस पढ़ाने पे उसका प्लेसमेंट 70% प्लेसमेंट रहा है बच्चों का। अच्छा। यानी वो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उसके, वो आज किसी न किसी सरकारी जॉब में बैठे हुए हैं। कोई अपना रेलवे में है, तो कोई DSSB में है, कोई SSC में है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी मतलब बच्चे। पहला जो टेक्निकल पढ़ाई जो आपने मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे आप आए धीरे धीरे, तो ये वहाँ पहला चांस वहाँ मिला आपको NIVH में? जी जी, यानी कंप्यूटर मुझे वहाँ पे तो ऑफलाइन सेंटर था, क्योंकि ऑफलाइन ही हमें पढ़ाना था, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन पढ़ाना। तो वहाँ पे डोइक O लेवल किया, डोइक O लेवल मैंने भी किया हुआ है। जी जी जी। तो मतलब हम तो जैसे आप बता, तो आपके लिए पढ़ाई अलग होती थी या सेम होती ना ना, सेम पूरा ही। मैंने यहीं पे एक अपना सहारनपुर चौक के पास में एक इंस्टीट्यूट है, IIIT इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने किया है। अच्छा। और मैं रोज़ रेगुलर क्लास में लेने आता था, रोज़ डाकपत्र से आना जाना, अप डाउन मैं रोज़ करता था। तो वहीं पे मैं पढ़ता था सभी बच्चों के बीच में। बस फ़र्क इतना था, पहले तो मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सर कह रहे थे कि भाई हमारे पास उस तरीके से रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको, क्या करेंगे। मैंने कहा सर सारे रिसोर्सेज मैं खुद इकट्ठा कर लूँगा, आप सिर्फ बस जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो भी पढ़ाएंगे, बस वो थोड़ा सा उनको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं बोर्ड में, बस वो बोल दें। मेरे लिए सिर्फ सुनना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आवाज़, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैम बड़ी अच्छी थी, मनीषा मैम थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कॉपरेट किया। स्टार्टिंग का 1 हफ्ता तो आप ये मान के चलो कि एक हफ्ता क्या, 1 महीना ऐसा निकला कि हर हफ्ते यूनिट टेस्ट होते थे, मेरे 10 में से 0 आ रहे थे। अच्छा। आप ये सोचो कि जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास से लेकर आगे तक की जितनी भी एजुकेशन करी, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आया हो, लेकिन वो अचानक से अगर 10 में से 0 लाना शुरू कर दे, तो उसके लिए बड़ा ऐसा हो गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, एम्बैरेसिंग है ना। लगता है या थोड़ा अजीब लगता है। और फिर लेकिन ये कि अब आप चैलेंजेस थे, थोड़ा सा भी चैलेंजेस थे, भी हाँ। होते हैं, सही तो मैंने मैम को बोला कि मैम आप थोड़ा सा ना चेंज कर दीजिए, ताकि मैं भी पकड़ पाऊँ, मैं भी सीख पाऊँ। और सबसे अच्छी बात है, मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उसका ना लैपटॉप ले रखा था। अच्छा। मैंने उसको बोलता है मैं ना ऐसे कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे अपना लैपटॉप, क्योंकि उसका लैपटॉप था, उसको ज़रूरत नहीं थी, बस उसने लेके रखा हो तो वो काम भी नहीं करता था। तो मैंने उसका लैपटॉप लिया और उसी लैपटॉप से जो है सीखना शुरू किया। और मैं क्लास में लैपटॉप लेके ही बैठता था। मैं, क्योंकि बुक्स वगैरह तो थी नहीं मेरे पास, ना कोई नोटबुक थी, और मेरी किसी काम की भी नहीं थी, काम की भी नहीं थी। तो मैंने लैपटॉप में मैं जो भी प्रोग्राम कोड लिखता था, C लैंग्वेज के या किसी भी उसके, तो मैं हैंड टू हैंड वहीं पे प्रोग्रामिंग बनाता था, मैम को दिखाता था। तो उससे मेरे को एक फ़ायदा ये होता था कि मेरी जो भी कोड होते थे, वो अगर उसमें कोई एरर आ भी रहा है तो हैंड टू हैंड मैम उसको करेक्ट करती थी, ठीक है ना। तो मेरे नोट्स एकदम परफेक्ट बनते थे। तो और बच्चे पेपर में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो उनका बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो मैम कहती थी नहीं है, जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है वो अमित के नोट्स ले लो। तो उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं थोड़ा सा सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। मैम के बिल्कुल बगल में बैठ जाता था, और क्लास लेने के बाद भी 1 घंटा लाइब्रेरी में और बैठता था। अच्छा। ताकि मुझे और भी अपने डाउट्स होंगे तो मैं वो क्लियर कर पाऊँ, तभी मैं घर जाऊँ। नहीं तो मैं सुबह आ रहा हूँ अपना किराया लगा के, फिर जा रहा हूँ, फिर किराया लगा के, तो टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तो ऑलमोस्ट सारे लोकल के बच्चे थे। मैं ही था जो इतने दूर से आ रहा था, 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आ रहा था, फिर 2-2.5 घंटे फिर लगा रहा था। यानी सुबह 2-3 घंटे की क्लास के लिए मेरे कम से कम पूरा दिन लग रहा था। ओके। और ये कौन सी ईयर में पढ़ रहे थे आप? ये 2014-15 में, 14-15 में, ठीक है ना। तो क्योंकि इवनिंग सेशन मैंने ले रखा था, क्योंकि DV में रेगुलर मेरी क्लासेस वहाँ चल रही थी, और इवनिंग सेशन मैंने ले रखा था, तो इस हिसाब से चल रहा था। तो वो पढ़ते जो है एक अच्छा रिजल्ट आया, और 2016 में मैंने NIVH को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। NIVH ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे पढ़ाया, फिर बच्चों को जब थोड़ा सा अच्छा लगा, और खुद के अंदर भी लगा कि नहीं यार, हमने जो सीखा है, क्योंकि मेरे मन में आया था जब मैं फर्स्ट टाइम NIVH गया था सीखने के लिए, तो मुझे लगा कि अगर मैं कंप्यूटर अच्छे से चला सकता हूँ, तो ये और बच्चे भी, ब्लाइंड बच्चे भी अच्छे से चला सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे लगा था कि अगर हम डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड होने के बजाय अगर हमें इंडिपेंडेंटली अगर कोई काम करना है, तो वो एकमात्र शक्ति है, वो है टेक्नोलॉजी। सही बात। हम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, उतना बेस्ट हमारे लिए हो पाएगा। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें और औरों को भी जोड़ें। तो वहाँ से एक चीज़ छेड़ी गई
तो 3 बैचेस वहाँ पढ़ाए, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, घर में भी कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो फिर मैं बीच में मैंने 6 महीने के लिए छोड़ दिया था NIVH को। लेकिन फिर अगेन जो है वहाँ पे एक स्कूल है साथ में, अपना 12th तक का स्कूल है, फिर उस स्कूल में फिर एक पोस्ट निकली, फिर वहाँ पे मैंने उस फॉर्म को फिल किया, और वहाँ पे भी लगभग 4-5 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे ही मैं अकेला जिसका मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मतलब ब्लाइंड टीचर के लिए था ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोग थे उसमें, सभी लोग थे। और इवन देन जो पूरा एग्ज़ाम होना था वो पूरा स्क्रीन बंद होके ही होना था। अच्छा। यानी कोई भी आएगा स्क्रीन बंद होके विद स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर ऐसा नहीं कोई हमारे लिए स्पेशल है या कुछ है, कंप्यूटर लैपटॉप सब वैसे ही है जैसे सब लोग यूज़ कर रहे हैं, बस उसमें एक सॉफ्टवेयर डल जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमें उसको चलाना था। मतलब जब आप उसमें कोई आइकन माउस, हाँ, एक्चुअली स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेसिकली कि आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्चुअली आवाज भी आती है, आवाज आएगी, बस बिल्कुल ठीक है ना। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे माउस आइकन आप लेके जा रहे हैं माई कंप्यूटर पे, दिस कंप्यूटर पे, किसी पे, तो उसको बोलेगा बिल्कुल, सुन लेते हैं, फिर उससे काम होता है। तो रहता नॉर्मली लैपटॉप ही है। जी। तो उसके थ्रू जब अपना एग्ज़ाम दिया तो अच्छा लगा कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं जब उस स्कूल में गया था तो वहाँ पे कंप्यूटर को लेके ऐसी कोई खास लिटरेसी बच्चों के अंदर नहीं थी। बच्चे सिर्फ उस समय कंप्यूटर को एक गेम पीरियड मानते थे। तो मुझे नहीं पता कि पहले वहाँ पे क्या चलता था क्या नहीं चलता, लेकिन जब से मैं वहाँ पे गया हूँ, आज 5 साल मुझे उस स्कूल में हो चुके हैं। आज उस स्कूल के लेवल पे ये आप मान के चलिए कि आज 6th क्लास टू 12th क्लास सभी बच्चे अपने सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दे रहे हैं। सेकंड क्लास से, मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ाता हूँ बच्चों को, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि आप फाउंडेशन तैयार करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन ही थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, तो फाउंडेशन पे काम करने के लिए कहा गया था, तो मैंने फाउंडेशन पे काम किया। आज हमारे बच्चे सेकंड क्लास से मैं बच्चों को प्रैक्टिकल कराता हूँ। सेकंड क्लास का बच्चा हमारा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग पूरा अच्छे से कर लेता है। तो यानी कहीं ना कहीं एक लेवल बढ़ा, और समय की मांग भी थी, और क्योंकि सबको लगता था कि नहीं यार ब्लाइंड बच्चे क्या ही कर पाएंगे, वो सिर्फ गा ही सकते हैं, बजा ही सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ, आज स्कूल का लेवल भी बहुत अच्छे लेवल पे गया है। तो अपना जो मैं क्लासेस ले रहा था वो 1st to 8th क्लास तक का ले रहा था, और जिस कारण से आज अगर मैं बात करूँ तो CBSE ने हमारे स्कूल को, यानी कि जो अपना मॉडल स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है, उसको ग्रेड A का एक दर्जा दिया है। यानी कि उसको ग्रेड A का एक वो भी A+ का ग्रेड दिया है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसको चलते हुए आज हम ये कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड स्कूल के अंदर एक स्पेशल स्कूल भले ही हमारा है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिसमें लगभग 5 से 7 राज्यों के बच्चे इस समय पे पढ़ रहे हैं। 243 अपने जो स्टूडेंट्स तकरीबन हमारे पास हैं इस समय पे, जो पूरा बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारे पढ़ाई हुए बच्चे आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं, और लगभग 3 IAS ऑफिसर भी हमारे स्कूल से बने हुए बच्चे इस समय पे। तो काफ़ी अच्छे उस पे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चों को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हेल्प तो कर ही रही है। बिल्कुल जी। तो मेरा एक और सवाल है जी कि जैसे कि होता है ना कि देखो अभी ब्लाइंडनेस जैसे आ जाती है जी, तो होता है ना कि अंदर एक डिप्रेशन सा भी आ जाता है कि हम अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को ये भी बताओ कि अगर आप ब्लाइंड है तो घबराएं, मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं, किस फील्ड में वो जा सकते हैं, कैसे वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से उन्हें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य बना सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि चाहे ब्लाइंड है तो भी है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि सहारे पे रहें। क्योंकि मैं समझता हूँ चीज़ें, क्योंकि होता है ना कि हम अगर नॉर्मली भी कोई इंसान है तो सहारे का देखता नहीं कि कुछ सुना रहा है कुछ, तो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे बैंक में भी काम कर रहे हैं, तो कैसे वो अपनी तैयारी करें जब उनको पता चल रहा है एज, अब कम एज वाले बच्चों को तो नहीं है, लेकिन जैसे 10-15 साल का बच्चा तो उसको लगने लग जाता है कि मैं क्या करूंगा। जनरली सोसाइटी में भी आवाजें आती हैं कि यार इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा वो अगर कोई भी इसको देख रहा है, ये वीडियो जहाँ तक भी पहुंचेगी उन तक ये बात पहुंचेगी, एक ब्लाइंड बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। जी। देखिए आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो आज ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्लाइंड हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते या हम किसी फील्ड में नहीं जा सकते। आज हमारे लिए लगभग सारे ही फील्ड ओपन है। अगर मैं बात करूं, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहले हम लोग सिर्फ सीमित थे ब्रेल बुक्स तक, एक ब्लाइंड की मैं बात करूं तो, है ना, कि हम ब्रेल बुक्स पढ़ पाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा समय बड़ा आगे तो हम लोग थोड़ा सा ऑडियो बुक्स में आ गए, यानी हम बुक्स को सुनने लग गए। रिकॉर्डेड किसी ने कर दिया, फिर हम उसको सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में उसको आगे पीछे करके सुन रहे हैं। लेकिन फिर उसी फॉर्मेट को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके आया, डेजी फॉर्मेट्स आया। डेजी फॉर्मेट एक तरीके से
पूरा उस तरीके का ऑडियो होता है जिससे हम एक बुक पढ़ते हैं नॉर्मली, एक्साइटेड व्यक्ति जैसा बुक पढ़ता है कि अगर उसको हेडिंग टू हेडिंग पढ़ना है तो हेडिंग टू हेडिंग जा सकता है, पेज टू पेज जाना चाहे तो पेज टू पेज जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से वो आसानी से उसको पढ़ सकता है। फिर उसके बाद आज जो करंट में चल रहा है उसको बोलते हैं ईपब। ईपब बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति आराम से किसी बुक को स्कैन करके उसको ईपब में कन्वर्ट कर सकता है। वो ई कंटेंट भी होता है प्लस साथ में ऑडियो फॉर्मेट का भी बुक होता है, तो उसको आसानी से वो रीड कर सकता है। और कंप्यूटर में ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, हर चीज़ में, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मेलिंग वगैरह, हर चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं। बस हर एक बच्चे को इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि अगर वो ये सोचता है कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा और मैं बिना सीखे ही कुछ कर लूँगा, तो मैं इतना तो कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी से बचोगे तो आप कहीं ना कहीं समाज से अलग हो जाओगे। आपको अगर समाज के साथ मिलके चलना है और कुछ करना है अपने समाज के प्रति, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जब तक कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको जॉब करनी है वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में रह के करनी है। अब हमारे लिए स्पेशल स्कूल तो बना है लेकिन स्पेशल जॉब नहीं बनी है और हो भी नहीं सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए बेटर ये कि भाई अगर मुझे बैंक में जॉब करनी है या मुझे कोई टीचर बनना है या फिर मुझे कोई आईएएस ऑफिसर बनना है, तो देखो अल्टीमेटली काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर काम करेंगे तो कोई भी आपको ये तो है नहीं कि आपको जॉब दे देगा फिर आपको कोई अटेंडेंट भी देगा, है ना, ऐसा भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी चीज़ करना है तो आपको सेल्फ डिपेंड होके करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होके करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। तो आप टेक्नोलॉजी को सीखिए, जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं उतना ज़्यादा आप कर पाएंगे। अच्छा, एक और जैसे मैंने इसमें था कि कैसे किस किस सेक्टर में जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स में किस सेक्टर में मिल जाती है, तो वो थोड़ा बताओ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एक ग्रुप डी से लेकर एक ग्रुप ए की क्लास तक, यानी मैं अगर आईएएस ऑफिसर की बात करूं, जिसमें मैंने आपको बोला हमारे स्कूल से 3 बच्चे अभी आईएएस ऑफिसर के लिए बच्चे निकले हैं। अभी रिसेंटली इसी साल 2025 में एक लड़का है मनु गर्ग करके, ठीक है ना, जिसने ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग उसकी आई है 91, टोटली ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है ना, और उसको आईएएस का कैडर भी मिला है इस समय पे, ठीक है ना। अभी उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा पर्सन है। 23 साल का लड़का है, मात्र 23 साल की उम्र में, टोटली ब्लाइंड है, ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग 91 आए हैं, आईएएस कैडर बंदे को मिला है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करोगी, बहुत मेहनत करिए, ठीक है ना। लेकिन अगर, क्योंकि मेरी जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने बोला कि सर सब कुछ इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं पूरा सेल्फ डिपेंड, क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता कि भाई ये बुक है मुझे पढ़ के सुना दो, ऐसा है वैसा कर दो, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हो। सही बात। मैं अगर अपने फैमिली मेंबर्स की बात करूं तो वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता। एक्चुअली मैं भी अपनी क्लास में बताता रहा बच्चों को, आप और आपका ज्ञान, इसके अलावा आपके साथ कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर यकीन नहीं आता तो जो काम कर रहे हो उसमें देखो कौन आपके साथ खड़ा है। ये मैं बोलता भी हूँ। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ तो अभी आंखें भी अपनी नहीं रही हैं साथ में, तो कैसे होगा। तो अगर आप सोचेंगे कि जब कोई हमारे साथ रहेगा ही रहेगा तो आप सही ना कहीं या तो सोसाइटी से अलग हो जाओगे या फिर आप डिपेंडेंसी वाला सीन रहेगा तो पीछे बहुत रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही रहेगा। मतलब ये बात की बिल्कुल बात सही है कि पूरा आपको टेक्नोलॉजी पे आना ही पड़ेगा, बिल्कुल सोसाइटी के साथ चलना है तो बिल्कुल, क्योंकि आज समय की मांग है सर। हम कह रहे हैं ना आधुनिक युग है, आधुनिक युग में अगर हम आधुनिक चीजों को सीखेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हर फील्ड में कंप्यूटर जुड़ चुका है, हर फील्ड में। हम छोटे छोटे, अगर हम एक शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वहां पे भी बिलिंग काउंटर्स में सब जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं। अगर आप एक बिलिंग काउंटर में भी अगर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर चलाना आना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि बारकोड कैसे रीड होता है, बारकोड से बिल कैसे जनरेट होता है, वो भी आपको पता। अब आपको यही नहीं पता बारकोड होता क्या है, फिर आप करोगे कैसे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको सब चीज़ें जाननी पड़ेगी। इवन जब हम बस में सफ़र करते हैं सर, बस में भी टिकट भी कट रहा है ना, तो उसमें भी मशीन ही काम कर रही है। और मशीन का मतलब क्या है, वो भी कंप्यूटर है ना। अब अगर कंडक्टर बोलेगा जी मैं तो मशीन चलाऊंगा नहीं, तो उसकी नौकरी तो गई, है ना। तो हर किसी को समय के अनुसार सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो आपका कहना है कि हर सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, आप डिटेल्स पूछ सकते हैं। मैं अमित जी का नंबर डायरेक्टली इसमें शेयर कर दूंगा आपके इस पॉडकास्ट में, जिसमें आप उनसे कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं और आप उनसे बात जान सकते हैं कि कैसे वो अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा मानना है कि अमित जी को तो मैं अभी मतलब देख रहे हैं, मेहनत करते देख रहे हैं, तो मैं बहुत सारे ब्लाइंड पीपल को नहीं जानता, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। वो आज हमारे यहाँ पहुँचे भी हैं, मतलब गाड़ी में चल के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक होप पूरी जीवन की है उनके पास कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो होप मैंने देखा हूँ कि होप ऐसी चीज़ होती है जो आदमी से कुछ भी करा सकती है। और तो और आज एक ऐसा चैलेंज आया देखने के लिए कि वो मुश्किल से 1 घंटा लगता है हमारे यहाँ आने के लिए देहरादून में। आज वो पता नहीं किधर उधर घूमते हुए गाड़ी आई, मतलब वो रूट जाम था, तो वो चीज़ भी हैंडल करना कि अचानक से प्लान चेंज हो गया है और चीज़ें देखी नहीं है फिर भी हमारे यहाँ तक पहुँचे।
और तो और ऑटो में बैठना, ये सब भी मतलब एक ब्लाइंड आदमी तो समझता है कि वो कितने चैलेंज फील करता है, लेकिन एक जो नॉन ब्लाइंड पर्सन है जिसे दिख रहा है, वो कभी कभी हम एहसास नहीं कर पाते कि वो कितने सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। लेकिन अगर होप है कुछ करना है तो इन सबसे तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। और यही मुझे पॉजिटिविटी अमित जी में पहले से भी दिखती रही है, मतलब जब से हम मिले हैं, मैं जब से जानता हूँ वो दिखता है कि आप पॉजिटिवली कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ मतलब इंसान जो है अपने अनुकूल बना सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। जी, क्योंकि ये है। तो मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अमित जी, मतलब मैं जानना चाहता था आप क्या मतलब एक क्या सीख देना चाहोगे कि क्या उसे सोचना चाहिए होता है ना कि ब्लाइंड पर्सन है, क्योंकि आपको ज़्यादातर ब्लाइंड लोग भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको नॉन ब्लाइंड पीपल भी देख रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल काम सब कुछ होते हुए कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या सीख देना चाहेंगे आपको, क्योंकि आपका भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15 साल ही हो गए आपको ब्लाइंडनेस में, तो इस दौरान आपने क्या सीखा, क्या बच्चों को सिखाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे? जी, मैंने सर सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि जिनके बच्चे ब्लाइंड हैं या फिर किसी और स्पेशल कैटेगरी में है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने बच्चे को ना ओवर प्रोटेक्शन देते हैं। ओवर प्रोटेक्शन में कि अरे नहीं बेटा तू ये नहीं कर सकता, तू बाहर मत निकल, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में उनको डिपेंड बना रहे हैं। अब वो ये भूल जा रहे हैं कि देखो जब तक आप हो तब तक तो ठीक है, तब तक तो चल जाएगा, लेकिन जिस दिन आप नहीं हो उस दिन उनका क्या होगा, कौन उनके लिए करने वाला होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, बहुत सारे बच्चे जिनको आज वो 14-15 साल के हो चुके हैं, 25-25 साल के हो चुके हैं, 3-3 साल के, 30-30 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाते, आज भी वो खुद से नहा नहीं पाते हैं, आज भी वो अपने आप से खुद से खाना नहीं खा पाते। रीज़न क्योंकि कभी करने ही नहीं दिया, जिस कारण से उनके हैंड मूवमेंट्स नहीं है, और जो एक सिंगल डिसेबिलिटी थी वो आज मल्टीपल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को छोड़िए, उसको सीखने के लिए छोड़िए। मैं अगर अपना एक एग्जांपल दूं, देखो हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरी मदर भी चाहती थी। जब मैं पिछले 10 साल से मैं रोज विकासनगर डाकपत्तर से अप डाउन कर रहा था देहरादून के लिए, तकरीबन 50-55 किलोमीटर का सफ़र, रोज आना और रोज जाना, तकरीबन 100-110 किलोमीटर में रोज आना जाना कर रहा था। 2 से 3 गाड़ियां मुझे रोज बदलनी पड़ रही थी एक साइड के लिए, है ना। लेकिन मेरे को ये था कि मैं एक बार घर से निकल जाऊं, घर से निकलूंगा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा, खुद भी सीखूंगा और हो सकता है लोग मुझे देख के सीखेंगे भी, है ना। तो लोगों को भी सिखा रहे थे। तो आज के समय पे ये हो चुका है कि आज मैं फुली इंडिपेंडेंटली पिछले 10 सालों से ये सब करते हुए, लोगों ने तो खैर हमें जाना ही, हमने लोगों को भी जाना, लोगों की अवेयरनेस को भी बढ़ाया थोड़ा सा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे रिसेंटली मैंने अभी रूम लिया, ठीक है ना, खुद से सेल्फ डिपेंड होके रहा, क्योंकि हो क्या रहा था, मैं घर से अप डाउन तो कर रहा था, अब अप डाउन वाली स्किल्स तो मेरे अंदर डेवलप हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं घर पे जाके बना बनाया मुझे खाना मिल रहा था, धुले धुलाए कपड़े मिल रहे थे, बर्तन धुले हुए मिल रहे थे, हर चीज़ खुद से हर चीज़ मिल रही थी, लेकिन हम खुद नहीं सीख पा रहे थे। आज पिछले 2 साल से मैं अकेले रहता हूँ, तो मैंने यहीं पे रूम ले रखा है, लेकिन मैं आज अपना खाना, अपने बर्तन, अपने कपड़े, अपनी साफ सफाई, अपने रूम की साफ सफाई खुद से करता हूँ। यानी हर चीज़ इस तरीके से एक डेली लिविंग स्किल्स को बोलते हैं। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा अपने अंदर डेली लिविंग स्किल्स को डेवलप करे। उनके पेरेंट्स अगर वो घर पे रखे हुए हैं तो आप उसको बताइए कि बर्तन कैसे धुलने, है ना, अपने कपड़े कैसे धोने, ठीक है ना, अपने हेयर कॉम कैसे करने, अपने कपड़ों को प्रेस कैसे करना है, हर चीज़ खुद, अपना बेड को कैसे, अपने जो चादर है उसको कैसे बिछानी है, ठीक है ना, फोल्ड करना है, वो हर चीज़ आनी चाहिए। नहीं तो मैं आपको बताऊं सर, आप कभी जाके देखिएगा, आप उनकी हालत इस तरीके से है कि पेरेंट्स ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, अमित जी सही कह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि मैंने ऐसे पेरेंट्स देखा, आपने बिल्कुल, मुझे एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगी आपकी, जिसमें आपने बोला कि एक डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटीज में बन गई है। बिल्कुल, कि मतलब सिर्फ आंखें नहीं थी तो अब हाथ भी नहीं चल रहे हैं, पैर भी नहीं चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही बच्चा ऐसा हो गया कि उन्होंने किसी भी लाइफ में रखा है। तो ये अच्छी बात है कि ये मैसेज भी अगर लोगों तक या पेरेंट्स तक खासकर पहुंच जाए कि अपने बच्चों को एक डिसेबिलिटी से मल्टीपल डिसेबिलिटीज में मत ले जाइए, कोशिश करिए कि वो खुद से कुछ करना सीख सके, क्योंकि हम कब तक हैं ये सबको पता है जी, और हम कब तक रहने वाले हैं किसी को भी नहीं पता है। बिल्कुल, ये भी बात है, दोनों बातें हैं, हमें पता है कब तक रहने वाले ये भी हमें पता नहीं है, और हम कब तक रहेंगे हमें ये भी नहीं पता है जी। तो ऐसे केस में अगर आप अपने बच्चों को डिपेंडेंट बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेगा, और हो सकता है कि समाज में कोई अच्छा मैसेज भी दे पाए। ऐसा ना हो कि आप उसे बस घर में रख दें, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ चीजें होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि वो अपनी चीजें खुद से कर सके जो कर सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज मेरी थी कि लास्ट मैंने आपसे बताइए था कि जैसे अभी आपने जैसे ये काम करना, पढ़ाना, ऑनलाइन करना, जैसे ऑनलाइन आपने पढ़ाना शुरू किया, मैंने देखा आप ऑनलाइन भी पढ़ा जी जी। तो ये ऑनलाइन वाला कब से स्टार्ट हुआ है आपका पढ़ाना?
सर जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं अपना जो ब्लाइंड स्कूल है मैं वहाँ पे एज ए कॉन्टैक्ट टीचर हूँ, ठीक है ना। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं है। तो जब कोविड काल लगा तो उस समय पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब गई, है ना, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग वापस अपने अपने घर को लौटे। तो हमें भी, मुझे लगभग उस दौरान 8 महीने तक स्कूल पे नहीं बुलाया गया। अच्छा। जबकि आप सोचिए कि ऑनलाइन उस समय हर स्कूल ने कह दिए थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे, है ना। हमारे स्कूल को भी जरूरत थी। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उस 8 महीने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि मेरे को स्कूल से सैलरी नहीं मिल रही और मैं स्कूल में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। और हर एक बच्चे को अगर कंप्यूटर में जुड़ना है, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है ना। और उनको बताएगा कौन? तो मैंने किसी बच्चे के साथ ये नहीं बोला कि नहीं बेटा मैं नहीं बता सकता, मैं तो वहाँ पे जॉब कर ही नहीं रहा हूँ, आप किसी और से पूछ लो। तो स्कूल में जब बच्चों को पता नहीं था कि भाई मैं नहीं हूँ स्कूल में, लेकिन मैंने फिर भी बच्चों को टेलीफोनिकली 1-1, 2-2 घंटा देके हर एक बच्चे को, क्योंकि उसको पहले बताना है कि आप कंप्यूटर लैपटॉप को ऑन करो या कंप्यूटर ऑन करो। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे के पास घर पे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर था ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे उनका इंस्टॉलेशन करवाना पड़ा। फिर उनको बताया कि आप अपनी ईमेल आईडी जनरेट करो, ईमेल आईडी बनाई। फिर उसके बाद उनको कैसे मीट पे ज्वाइन करना होता है, गूगल मीट के थ्रू हम क्लासेस दिया करते थे, तो उस मीट में कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, फिर वो बताया। जब 8 महीने बीत गए, बच्चों ने सीखना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हो रहा था कि हर बच्चा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे बैठे हुए, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास इंटरनेट है, किसी के पास नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो 8 महीने बाद हमारे स्कूल के प्रशासन को पता चला कि हाँ भैया कि कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है। तो 8 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि आप भी क्लासेस लेना शुरू कीजिए। तो 8 महीने के बाद, लेकिन उस 8 महीने मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गोल्डन चांस था। मैंने उस 8 महीने में सबसे पहले क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना एजुकेशन भी उसके साथ साथ में क्योंकि आगे कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड हुआ था 2011 में, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और डोर टू डोर काम किया, और ये जाना कि सबसे पहले कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो मैंने ये समझिए कि चक्राता से लेकर डोईवाला तक बिल्कुल डोर टू डोर काम किया। आज लगभग 2,500 से 3,000 दिव्यांगजन डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड हैं। यानी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्ट मुझे कॉल करते हैं। यानी अगर कहीं पे कोई भी अगर हमें कोई काम करना पड़ जाए या कुछ कहना पड़ जाए या कोई आह्वान करना पड़ जाए, तो हमें इतना पता है कि हमारे पास पीछे 2,500 से 3,000 लोग खड़े हैं। हमें कोई भी अगर कुछ चीज़ बात करनी हो, सरकार से कोई बात करनी हो, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके साथ साथ में मुझे लगा कि जब मैं ये कर ही रहा हूँ, जब हम एक सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे किसी ने बताया कि आप मास्टर क्यों नहीं कर लेते हो। तो फिर मैंने मास्टर्स किया सर सोशल वर्क पे इग्नू से, और लगभग मेरे 71% उसमें बना। और मैं उसमें मैं अपना एक अकेला ही ब्लाइंड स्टूडेंट था जिसने बहुत अच्छे से अपने जर्नल वगैरह फिल करे, और मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए हैं जर्नल्स में, जो कि इग्नू का कहना है कि इतने मार्क्स कभी किसी के आते नहीं हैं। हम 70 या 75 से ऊपर किसी के आते नहीं हैं। तो उसमें भी एक अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिला। तो मास्टर्स के साथ साथ में स्पेशल एजुकेशन भी मैंने किया हुआ है, एक बीएड स्पेशल के नाम से उसको बोलते हैं, एक वीआई फील्ड के अंदर। तो उसमें मेरी स्पेशलिटी है कि मैं विजुअल इम्पेयर्ड को एक बहुत अच्छे से हर एक फील्ड में उनको एक हैंडल कर सकता हूँ। तो उस पर मैंने उस चीज़ को पूरा किया। तो जब ये सब चीज़ें करी तो तब जाके मुझे लगा कि नहीं, मैं इन जो बच्चे हैं हमारे लिए, इनके लिए एक कंप्यूटर के लिए जो हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे स्कूल की तरफ से, तो फिर मैंने वहाँ पे इन बच्चों को टीचर्स को बताया कि नहीं, हम इनको कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। और उस दौरान जो 8 महीने का पीरियड था मेरे लिए, वो 8 महीने का पीरियड, उसमें मैंने सबसे पहले अपना यूट्यूब का चैनल बनाया। मेरा जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, वो मैंने स्टार्ट किया था। और वहाँ से मैंने बच्चों को छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना के दिए कि आप कीबोर्ड का ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ पे होती है, क्या नाम होता है उसका, क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश टाइपिंग आप कैसे करेंगे, हिंदी टाइपिंग आप कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियोस उसमें बना के डालनी शुरू करी। तो वहाँ से मुझे भी एक नया एक एक्सपीरियंस मिला काम करने का। और ये समझ लीजिए कि उस समय मुझे लगता था कि यार मैं क्या करूँगा, लेकिन मैंने फिर भी निरंतर, मेरा रोज़ का वीडियो आता था, रोज़ का। तो लोग तो कहते थे हफ्ते हफ्ते में डालो, लेकिन मैंने कहा पता नहीं आज कोविड है, कल पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कि भैया जब तक डाल सकते हो डालो, ठीक है ना। साथ साथ में मेरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क के मैं कुछ इंटरव्यूज़ करने में बाहर निकल जाता था, कभी पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ, कहीं पे कुछ देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ करते रहते ताकि वहाँ पे भी एक्टिविटी बनी रहे। ऑनलाइन एक्टिविटी करने लग गए थे। तो वो 8 महीने ना, वो कब निकल गए पता ही नहीं चला। भले ही जेब में कुछ नहीं था, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये था कि उस समय पे अच्छे से पढ़ा
और खुद भी पढ़ा और उसमें भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटोरियल्स भी तैयार करे। तो वो ट्यूटोरियल्स मैं आपको सही बताऊं आज भी मेरे बहुत काम आते हैं। यानी हाँ नहीं, और जब सीखते हैं तो सीख के तो जी जो एक्सपीरियंस फील होता है वो भी जी काफी काम का होता है, क्योंकि जब आप ऐसे सीख रहे होते हैं कि आपको सिखाना भी है, जी जी तो वो लर्निंग 10 टाइम्स बेटर भी हो जाती है। और जी आने वाले टाइम में जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, किसी जी काम को जी समझाना है, ट्रेन करना जी है, और उस दौरान में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो अभी कोई देखने वाला नहीं है, जज जी करने वाला नहीं है, ऐसा भी जी होता है ना जी जी कि चलो हम सीख ही रहे हैं अभी तो चल जाएगा। जी तो जी वो भी चीज मतलब वो चीजें भी आपको ना काफी एक ग्राउंड देते हैं कि जिससे आप उस पर अच्छे से खड़े हो पाए। जी जी तो ये रहा कि 8 महीने कभी कभी ऐसा होता है कि खाली रहना भी एक बड़ा काम होता है, मतलब अपने आप जी को खाली करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप एक रेगुलर टाइम में रहोगे तो रेगुलर टाइम से ही मेरे को भी समझ में आया कि आपका डेली रूटीन क्या है, जी जी। रोज का रूटीन। तो मेरा जो शेड्यूल है वो सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात को 11:30 बजे पे ऑफ होता है। तो सुबह 5 बजे मेरा उठने का रहता है। सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के पूजा वूजा करके उसके बाद मेरी फर्स्ट क्लास सुबह स्टार्ट होती है 6:30 बजे। मैं सुबह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और पूरा ही क्लासेस मेरा ऑनलाइन है। सुबह 6:30 से 7:30 एक बैच है, एक सर हैं उनको मैं क्लासेस देता हूँ उस पर। फिर उसके बाद 7:30 से 8:30 का एक क्लास रहता है, एक मैम रहती है छत्तीसगढ़ से, उनको मैं क्लास देता हूँ। उसके बाद 8:30 बजे से, क्योंकि 9 बजे स्कूल होता है तो 8:45 बजे स्कूल पहुंचना होता है। वहाँ से मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 300 400 500 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ से फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, 9:45 बजे स्कूल पहुँच जाता हूँ। फिर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल का टाइम है, फिर स्कूल में रहे। फिर 4 बजे तक अपने वापस रूम पे आ गए। फिर 4 बजे से लेकर फिर अगेन वापस पूरा का पूरा ऑनलाइन फिर वापस से स्टार्ट हो जाता है। वो लगभग 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक तो मेरा इंडिविजुअल क्लासेस हैं। 7:30 बजे मेरा एक बैच चलता है जिसको मैं हर साल ऐसे 30 बच्चे, 30 से 35 बच्चे हैं जो ब्लाइंड तो हैं ही, लेकिन ब्लाइंड के साथ साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर है। उनको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं उनको पूरा का पूरा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और उसमें एंड्रॉयड, एप्पल, आईफोन्स, ये सब चीज़ें हम कवर अप करवाते हैं। साथ साथ में AI, अभी रिसेंटली हम लोगों ने AI ऐड किया है जिसमें ChatGPT, जेमिनाई, कोपायलट, इनको भी सिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ में ये तो खैर रहता ही है 7:30 से 8:30 के बैच में। फिर उसके बाद इसी साल हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग डेवलपिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया है, इसमें मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये भी हम लोग अभी करवा रहे हैं। तो वो अलग एक बैच चल रहा है। फिर उसके बाद जो है और क्लासेस चलती हैं और वो लास्ट में जाके 11:30 पे ख़त्म होती है। बस 11:30 बजे के बाद बस वो कहते हैं ना एकदम सुकून वाली नींद, सीधा बिस्तर में जाओ, सीधा सो जाओ। यानी नींद आने में हार्डली 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता है। अच्छा जी। तो ये सब रहता आप है। एक और चीज नोटिस करिए, सब जितने भी एफर्ट्स लगाते हैं ये पूरा का पूरा ब्लाइंड बच्चों के साथ ही काम करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब सबको पूरे अपने होता है कि लाइफ एक पूरी तरह से ब्लाइंड बच्चों को दे रखी है। तो जी। पूरा एक शेड्यूल भी आप देखो, सुबह 5 से लेकर ऑलमोस्ट 11 बजे तक, फिर इस बीच में खाना पीना बनाना का भी थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल। खुद करना है। जी, जी, जैसा मैंने बताया कि वो सारे काम खुद ही करते हैं कि जी, खाना जी। बनाना, वॉशरूम जाना, मतलब होता है ना कि वॉशरूम के सारे काम है, जी। अपनी साफ सफाई का काम है, जी। और घर की साफ सफाई का काम है, कपड़े खुद तक धोना, ये सब बड़े चैलेंजिंग पार्ट है। यही वजह रही है कि मैं भी चाहता हूँ कि अमित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अमित की बात पहुँचे, और अमित लोगों को मतलब होता है ना कि बहुत मुश्किल होता है कि लोग, जैसे अभी अमित ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल गिव अप ही कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो पेरेंट्स खासकर देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं।